नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी आज आप लोगों को विज्ञान विषय में पाठ 1 से दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना, कंबस्शन एंड फ्लेम की जानकारी दे रहा हूं। इस पाठ का परिचय आप पहले से भी जान रहे हैं कि आपके घर में ईंधन का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी, कोयला, गोईठा, जिसको उपला भी कहा जाता है, पेट्रोल, डीजल की भी जानकारी होगी आप लोगों को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम सभी के घरों में भोजन पकाया जाता है और भोजन पकाने में लकड़ी, गोईठा, कोयला, एलपीजी गैस आदि ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार उद्योग धंधे में जो कल कारखाने हैं, मोटर वाहन हैं, चाहे वो हल्के वाहन हो या भारी वाहन हो, उन्हें चलाने के लिए भी पेट्रोल, डीजल आदि ईंधनों की आवश्यकता होती है। तो यह दहन और ज्वाला पाठ में आपको यह जानना है कि दहन में जो क्रियाएं हैं वो कैसे संपन्न होते हैं, उसमें जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होते हैं उसे भी आपको जानना है। आप रासायनिक प्रतिक्रिया को सुनकर घबराए नहीं। आप जानते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है। When reactants are combined to form products, this process is known as chemical reaction. अब हम जानेंगे कि इस पाठ के उद्देश्य क्या है। दहन क्रिया को समझना एवं इसे परिभाषित करना, दाह्य पदार्थ एवं अदाह्य पदार्थ में अंतर को जानना, ज्वलन ताप एवं इसकी प्रक्रिया को समझना, साथ ही साथ ज्वलन क्षेत्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना। दहन एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलने के बाद ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दहन जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा यह कैसे प्रक्रिया संपन्न हुई। अब बच्चे आप रासायनिक प्रतिक्रिया से भी अवगत होंगे कि रासायनिक प्रतिक्रिया आखिर होता क्या है। तो जब दो पदार्थ एक साथ मिलते हैं और तीसरे नए उत्पाद को जन्म देते हैं तो उस प्रक्रिया में जो समय लगता है और वो प्रोसेस जो कहा जाता है, इसको हम अंग्रेजी के माध्यम से ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्हेन रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म्स प्रोडक्ट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से दहन की प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं। तो बच्चों, अब आप दाह्य पदार्थ एवं अदाह्य पदार्थ को जानेंगे। दाह्य पदार्थ जो वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता हो एवं प्रकाश उत्पन्न करता हो, जैसे लकड़ी, कोयला, केरोसिन तेल इत्यादि। उसी तरह से आप अदाह्य पदार्थ को भी समझ सकते हैं कि वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जल सके, जैसे पत्थर, बालू, लोहा इत्यादि। अब बच्चों हम पढ़ेंगे ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई पदार्थ जलता है तो उसके लिए भी एक निश्चित तापमान की ज़रूरत होती है और जिस तापमान पर कोई जलता है तो उसका वह ज्वलन ताप कहलाता है। किसी पदार्थ को जलने के लिए
उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, तो वहीं किसी पदार्थ को जलने के लिए निम्न तापमान की ज़रूरत होती है। माचिस का डब्बा आपने देखा होगा, और अक्सर हाँ आपकी मम्मी चूल्हा जलाते समय, दीपक जलाते समय माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल करती रही होंगी। तो उसमें जो फास्फोरस का उपयोग है, खासकर श्वेत फास्फोरस, जिसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। इसलिए उसे पानी के अंदर डुबा कर रखा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ऐसे अति ज्वलनशील पदार्थ हैं जो बहुत ही कम तापमान पर जल जाते हैं, यानी वो जलने लगते हैं, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस, पेट्रोल, सोडियम इत्यादि। तो इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जो अति ज्वलनशील पदार्थ है उसे सावधानी पूर्वक हम कैसे रख सकते हैं। जैसे सोडियम को भी सुरक्षित हम लोग रखते हैं केरोसिन ऑयल में, और इससे संबंधित आगे यह भी आपको जानना है कि जो पदार्थ जो जलता है, तो ज्वलन ताप की बात आपने पहले सुना और पढ़ा, तो ज्वलन ताप से संबंधित एक क्रियाकलाप भी करना है, जो यह क्रियाकलाप आपको बताएगा कि हवा का कितना आवश्यक है किसी पदार्थ को जलने में। तो जैसा कि हम मोमबत्ती जलाए करके देख सकते हैं हवा की उपस्थिति में, और बिना हवा की उपस्थिति में अगर मोमबत्ती जलता हुआ मोमबत्ती को हम ढक दें, उसे ऑक्सीजन नहीं दें, हवा नहीं दें, नहीं जाने दें, तो वो बुझ जाता है। और जैसे ही उसको हवा मिलना शुरू होता है तो मोमबत्ती फिर से वो जलने लगता है, यानी वो बुझते बुझते बुझ भी सकता है, और जैसे ही हवा मिलना शुरू हो जाए ऑक्सीजन, तो वो फिर जलने भी लगता है। लेकिन जैसे ही कंप्लीट अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वह जलना बंद हो जाएगा। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उसका जो ज्वलन ताप है वह निर्भर करता है उसके तापमान पर, कि वह कमरे के तापमान पर जल जाता है या उसका कौन सा नियत तापमान है जिस पर वह जलता है। तो इस तरीके से हम साधारण तरीके से भी, जैसे अति ज्वलनशील पदार्थ की बात हमने की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो जो घर में आपके गैस सिलेंडर में भरा होता है, जिस पर खाना पकता है, और वह उससे भी बचाव के लिए आपको हमेशा यह सजग रहना होता है कि एलपीजी गैस जब जल रहा हो सिलेंडर स्टोव, तो उस समय आप उससे दूरी बनाकर रखें और सावधानी बरतें। और साथ ही साथ, क्योंकि आप सुरक्षित वातावरण में आप सिलेंडर को जो गैस निकलता है, एलपीजी गैस चाहे पेट्रोल हो, आपने देखा होगा कि जो वाहन पेट्रोल द्वारा चालित होता है उसमें भी प्रिकॉशन बरता जाता है कि वहाँ माचिस की तिल्ली जलाना मना होता है, या अन्य किसी भी जलते हुए पदार्थ को ले जाना मना ही होता है, क्योंकि वह कम तापमान पर ही जल उठता है, इसलिए खतरा भी हो सकता है, इससे बचना चाहिए। बच्चों, आप यह जान गए होंगे कि दहन के लिए वायु यानी ऑक्सीजन का होना कितना आवश्यक है। अगर वायु नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, दहन की क्रिया संभव नहीं है। तो दहन के लिए हमें यह जानना है कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है। एक तो ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, और हवा यानी ऑक्सीजन। तो बच्चों, आप अब ज्वलन के क्षेत्र को जानेंगे। आपके घर में मोमबत्ती अवश्य होंगे, और जलता हुआ मोमबत्ती भी आपने देखा होगा। जलता हुआ मोमबत्ती आप देखकर
महसूस किए होंगे कि उससे जो निकलने वाले लौ हैं वो प्रकाश उत्पन्न करती है और ऊष्मा देती है। लेकिन जब उसके गहराई को जानेंगे कि उस लौ से कहाँ, उस लौ में गर्म कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ ठंड अधिक गर्म होता है, कहाँ औसत गर्म होता है, तो इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप करनी होगी। एक जलता हुआ मोमबत्ती आपको मैं दिखा रहा हूँ और आप उसे देखेंगे और उसमें आप पाएंगे कि उस मोमबत्ती में जो उसका बाहरी भाग है वह अधिक गर्म होता है और मध्य भाग जो होता है वह औसत गर्म होता है और जो आंतरिक भाग होता है वह सबसे कम गर्म होता है। तो चले हम अब इसे जलता हुआ मोमबत्ती को देखें। तो बच्चों, आप ज्वाला के क्षेत्र को जानने के लिए आपके पास मोमबत्ती अवश्य होगा, जिसे जानने के लिए आप श्वेत पट पर देख सकते हैं, वाइट बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि यह एक जलता हुआ मोमबत्ती आपके सामने है। मोमबत्ती तो आप ज़रूर जलाए होंगे, हर अवसर पर आप मोमबत्ती जलाते होंगे। तो यह मोमबत्ती जो जलता हुआ मोमबत्ती है, इसमें कैसे इसका जो ज्वाला का क्षेत्र है वह दर्शाया गया है कि कौन कौन से इसके भाग हैं, कहाँ अधिक गर्म होते हैं और कहाँ औसत गर्म होते हैं और कहाँ पे सबसे कम गर्म होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मोमबत्ती जल रहा है, पिघल रहा है मोमबत्ती और इसके लौ में बढ़ोतरी हो रही है। यह जलता हुआ मोमबत्ती है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बाहरी भाग जो है यह अधिक गर्म होता है। आप कभी धोखा से मोमबत्ती के लौ पर अगर आपका उंगली चला गया होगा तो आपको बहुत जलन महसूस हुई होगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है बच्चों? यही कारण है कि जो यह भाग है, बाहरी भाग, सबसे अधिक गर्म होता है और जब यहाँ आपके शरीर का कोई भी भाग सटता है तो जलने लगता है और आपको बहुत कष्ट होने लगता है। तो सावधानी भी बरतनी है। इस तरह से इसके जो यह भाग है, मध्य भाग में जो ज्वाला उत्पन्न हो रही है वह मध्य भाग में औसत गर्म होता है। वह जो ज्वाला है, जैसा कि आपने देखा कि ऊपरी भाग में जो बाहरी भाग है सबसे, वह अधिक गर्म होता है। इसी तरीके से जो मोमबत्ती का जलता हुआ जो भाग देख रहे हैं आपके मध्य भाग है, इसमें गर्म औसत होता है, औसत गर्म होता है, यानी इससे कम गर्म होता है। यहाँ अगर आपका हाथ या कोई शरीर का भाग अगर सटता है तो थोड़ा सा इससे कम जलन महसूस होता है, यानी मध्य भाग में आपको औसत गर्म की अनुभूति होगी। उसके बाद बच्चों आप देखते हैं कि सबसे बीच वाले भाग में जो ज्वाला उत्पन्न हो रही है उस भाग को हम क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? आंतरिक भाग। तो यह जो आंतरिक भाग है, यह अब ऊपर वाले से देखिए, मध्य वाले को देखिए और आंतरिक भाग को देखिए। अब यह जो आंतरिक भाग है इसमें सबसे कम गर्म होता है। आप देखे होंगे जब जलता हुआ मोमबत्ती जब पास में उंगली जब यहाँ सबसे नीचे ले जाते होंगे तो हो सकता है कि आपको पिघलता हुआ मोम आपको कष्ट पहुँचाता होगा, लेकिन अगर उससे बचते हैं तो यहाँ जो अंदर का भाग है, ये जो देख रहे हैं आंतरिक भाग, वह सबसे कम गर्म होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम जान सकते हैं कि ज्वाला का कौन कौन सा क्षेत्र होता है। यह ज्वाला का क्षेत्र जो बाहरी भाग होता है अधिक गर्म होता है, मध्य भाग औसत गर्म होता है और आंतरिक भाग सबसे कम गर्म होता है। तो बच्चों अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे जिसमें एक कागज़ का कटोरी बनाएंगे और उस कागज़ को जलते हुए मोमबत्ती के पास ले जाएंगे। आप देखेंगे कि वह कागज़ जलने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह कागज़ क्यों जलने लगता है? और फिर पुनः एक दूसरे कागज़ के कटोरी में पानी डालेंगे और वो पानी वाले कटोरी को जलते हुए मोमबत्ती के पास जब ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वह जो पहले वाले खाली पानी
वाले जो कटोरी था वो जलने लगा था, लेकिन जब पानी वाले कटोरी को ले गए तो वह कटोरी नहीं जलता हुआ महसूस हुआ और पहले कटोरी का पानी गर्म होना शुरू हुआ। तो बच्चों, आपने इससे क्या समझा कि कैसे कोई पदार्थ अपने ज्वलन ताप पर जलता है और ज्वाला के जो क्षेत्र हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं वस्तुओं को जलने में। तो यहाँ आप देखें कि पानी वाला कटोरी जो है कागज़ नहीं जला और खाली कटोरी जो था वह जल गया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हर पदार्थ का अपना एक ज्वलन ताप होता है। तो पानी जब गर्म होता है, आप जानते होंगे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वह क्या होता है, वाष्पित होने लगता है। आप भी देखे होंगे कि चौड़ चाचर में या गड्ढा में जो पानी भरा होता है, जब वातावरण का टेम्परेचर हाई होता है, 45 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके बाद आगे होता है, तो आप देखते होंगे कि कुछ सालों या कुछ महीनों बाद उसका पानी जो है कमने लगता है। ऐसा क्यों? एक तो वो पृथ्वी में जो उसका भूगर्भ जल स्तर है वो मेंटेन होता है, और दूसरा वो वाष्पित होकर फिर वातावरण में बादल का रूप धारण करता है, वाष्पीकरण हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस क्रियाकलाप को भी कर सकते हैं, जैसा कि आप आगे इसका वीडियो भी आप देखेंगे। तो बच्चों, आपने अभी दहन के विषय में जाना, ज्वलन ताप के विषय में जाना, दाह्य पदार्थ अदाह्य पदार्थ के विषय में जाना, और आपके घरों में या अन्य किसी संस्थान में जब पढ़ने आप विद्यालय में आए हुए हैं, तो विद्यालय में भी आप देखे होंगे कि आपदा से बचने के लिए, जैसे आग लगने के समय कैसे बचा जाए, जब आग लग जाता है तो आग बुझाने के लिए किस प्रकार के यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप एक सिलेंडर भरा हुआ देखे होंगे, फायर एक्सटिंग्विशर, जो वो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आग बुझाने में किया जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि सायरन बजता हुआ अचानक गांव मोहल्लों में आ जाता है, जब आग लग जाती है, आग लगी की घटना होती है, तो अग्निशामक यंत्र भी सरकारी विभाग द्वारा भेजे जाते हैं और उसके जो कर्मी हैं वो आग बुझाने में काम करते हैं। तो इस तरीके से आग के विषय में भी आप जान चुके हैं, क्योंकि आग को आप देख रहे हैं, चाहे वो जलता हुआ कोयला हो या जलता हुआ मोमबत्ती हो, जलते हुए गोईठा को भी आपने उपला को देखा होगा। तो इस तरीके से इस पाठ में आप मूल रूप से जो जाना कि वह दहन की जो प्रक्रियाएं हैं, रासायनिक प्रक्रिया हैं, कि वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। साथ ही साथ दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ में अंतर को भी आपने जाना। उसके बाद ज्वलन ताप को आपने, जो इग्निशन टेम्परेचर है, उसको भी समझा, और ज्वलन जो क्षेत्र होते हैं, ज्वाला के जो क्षेत्र होते हैं, जैसा कि आपने जलता हुआ मोमबत्ती के लौ को आपने देखा, तो उसमें भी आपने यह पाया कि कौन सा भाग कितना गर्म होता है। इस तरीके से अब आप दहन और ज्वाला पाठ के विषय में आप जान गए होंगे, और आगे इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपके बीच होंगे, जैसे दहन क्या है, दहन की क्या परिभाषाएं हैं, ज्वाला क्या है, ज्वलन ताप क्या है, किसी पदार्थ को जलने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, दहन की क्रियाएं संपन्न होने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, साथ ही साथ कौन से पदार्थ कितने तापमान पर जलते हैं। तो इस तरीके से आपने एलपीजी गैस के विषय में भी जाना कि वह कैसे उपयोग होता है आपके घरों में, गैस सिलेंडर में खाना पकाने में, केरोसिन ऑयल के विषय में, सोडियम के विषय में भी जाना, रासायनिक प्रतिक्रिया को भी समझा। तो इस तरीके से आप इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं।